हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको कक्षा 10 के बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की वीडियो। देखिए बच्चों, सबसे पहले अब एक चीज़ याद रखना बेटा, इन प्रश्नों के क्रम पे मत जाना, ठीक है। जैसे ही आप सोचें दो लिखा है, मैं कहूँ पहला प्रश्न, तो इनके क्रम पे आप नहीं जाएंगे, बाकी ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है। पहला प्रश्न है, क्या है, प्रत्येक जबड़े में अग्रवर्णकों की संख्या कितनी होती है। वर्णकों या चवर्णकों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, सी है बेटा 3 जोड़ी, डी है 4 जोड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रत्येक जबड़े में अग्रवर्णकों की जो संख्या होती है वो 3 जोड़ी अर्थात 6 होती है बेटा। अगर नंबर में आएगा तो किस पे टिक लगाना था, 6 पर, ठीक है। चलिए बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक भी प्रश्न आप लोगों से छूट ना जाए, एक एक प्रश्न अच्छी तरह से याद कर लेना। इस वीडियो में हम बहुविकल्पी और अतिलघु प्रश्न कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय कराएंगे, ठीक है। आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। हम वादा करते हैं कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है। चलिए बेटा, दूसरा प्रश्न देखते हैं। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है। ये 2014-2013 में आया हुआ बेटा प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन है ए श्वसन, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है वाष्पोत्सर्जन और डी है प्रोटीन। बताओ बेटा। तो ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो प्रदूषण को क्या करती है बेटा, कम करती है। इसका देख सकते हैं आप, व्याख्या भी दे रखी है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल का शुद्धिकरण अर्थात ऑक्सीजन की मुक्ति एवं CO2 का स्थिरीकरण होता है, अतः यह प्रदूषण में कमी लाने वाली प्रक्रिया है। चलिए बेटा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है, और ये प्रश्न बेटा 2016 में आया है। ऑप्शन ए प्रकाशिक अभिक्रिया, बी है बेटा अप्रकाशिक अभिक्रिया, सी है दोनों ए और बी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अप्रकाशिक अभिक्रिया। बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हरित लवक के स्ट्रोमा में प्रकाश की अनुपस्थिति में अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कैल्विन चक्र संपन्न होती है। तो क्या होती है बेटा, हरित लवक के स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। इन प्रश्नों के नंबर पे आप नहीं जाएंगे, सीरियल नंबर पे, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है, यकृत स्त्रावित करता है। आप देख सकते हैं 2020 और 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है लार, बी है अग्न्याशय रस, सी है जठर रस और डी है पित्त रस। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यकृत क्या स्त्रावित करता है, पित्त रस स्त्रावित करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। आप देख सकते हैं कितने वर्ष आया हुआ ये प्रश्न है। कह रहे हैं मनुष्यों में लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। अब इस प्रश्न को आप देखें, ये कितने वर्ष आया है, आप देख सकते हैं स्वयं। 2005, 2006, 2010, 2012, 2013, 2014 और 2020। कितनी होती हैं लार ग्रंथियाँ। ऑप्शन ए है 2 जोड़ी, बी है 3 जोड़ी, सी है 4 जोड़ी और डी है 5 जोड़ी। तो आप सबको पता ही होती है 3 जोड़ी, और अगर नंबर में आएगा तो बेटा कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है। चलिए, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ अर्थात कर्णपूर्व, अधोहनु और अधोजिह्वा पाई जाती हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी। और बेटा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं वीडियो आपको कैसी लग रही, पर मेहनत से पूरी वीडियो एंड तक अवश्य देखा करें, ठीक है बेटा। प्रत्येक वर्ष वीडियो देखकर बच्चे और कोचिंग पढ़कर हमेशा टॉप आते हैं, तो ये भी आप मेहनत से देखिए, ध्यान से देखिए और अच्छे से नहीं याद कीजिए, जिससे आप भी टॉप आ सकें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। आहार नाल की सी के आकार की संरचना किसकी है।
ये 2016 और 15 में आए प्रश्न है। ऑप्शन ए आमाशय, बी है ग्रहणी, सी है ग्रसनी और डी है क्रमिरूप परिसेकिका। बताओ बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ग्रहणी की जो होती है सी के आकार की संरचना होती है। ठीक है, चलिए बेटा 19वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 2018 में आया हुआ बेटा प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 20, बी है 24, सी है 28, डी है 32। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर 20। कह रहे हैं शिशुओं में दूध के दांत 20 होते हैं। इनमें मुख्यतः अग्र चर्वणक दांत नहीं पाए जाते। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि शिशुओं में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो अग्र चर्वणक दांत नहीं पाए जाते। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है बेटा, क्रमिरूप परिसेकिका का भाग है कौन सा है? अब प्रश्न देखें, 2008, 2013, 2015 में आया हुआ है। ऑप्शन ए बेटा छोटी आंत, बी है अगन्यास है, सी है बड़ी आंत और डी है ग्रास नली। बताओ बेटा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बड़ी आंत। क्या कह रहे हैं, बड़ी आंत के प्रथम भाग सीकम से लगभग 7 से 10 सेमी लंबी क्रमिरूप परिसेकिका जुड़ी रहती है, जो शाकाहारी जंतुओं में जटिल शर्करा सेलुलोज के पाचन में सहायता करती है, परंतु मनुष्य में अपशेषी अंग की तरह उपस्थित होती है। तो सही जवाब बेटा क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बेटा अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं जठर रस निकलता है। जठर रस कहाँ से निकलता है? 2006-2018 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए अगन्याशय भित्ति से, बी है क्षुद्रांत भित्ति से, सी है आमाशय भित्ति से और डी है यकृत भित्ति से। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, आमाशय भित्ति से बेटा जठर रस निकलता है। ठीक है, देखिए इसका डिटेल्स कि आमाशय में स्थित आमाशय भित्ति पर स्थित जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्त्रावण होता है। चलिए बेटा अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक एक प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो कभी ना कभी ना आया हो। क्या है, मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 2011 में आया है। ऑप्शन ए है अगन्याशय, बी है यकृत, सी है पीयूष और डी है थायराइड। तो आप सब जानते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। देखें, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 किग्रा अर्थात 1.5 किलो होता है। तो आप इसका वजन भी याद रखें, पता चले ऑप्शन में ये आ जाए कि यकृत का वजन कितना होता है, तो आप लगाएंगे 1.5 kg। ठीक है बेटा अगला प्रश्न देखें। पित्त का निर्माण होता है कहाँ होता है? ये 2015 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। ऑप्शन ए पित्ताशय, बी है यकृत, सी है अगन्याशय और डी है वृषण में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पित्त रस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। कह रहे हैं पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा इसका संचन पित्ताशय में होता है। इकट्ठा जाके पित्ताशय में होता है लेकिन बनता किसमें? यकृत में। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझते रहें। कह रहे हैं निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है क्या? 2010 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए बेटा टाइलिन, लाइसोजाइम, सी पेप्सिन, डी ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों पाए जाते हैं, टॉलिन भी पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम भी। कह रहे हैं मनुष्य की लार में सलीवरी अमाइलेज यानी टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो मंड पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल देता है। साथ ही लार में उपस्थित लाइसोजाइम भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो बेटा ये दोनों हो गए, लाइसोजाइम भी और टाइलिन भी। तो ए और बी दोनों इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, रेनिन का स्त्राव कहाँ से होता है? रेनिन का स्त्राव कहाँ से होता है? ये बेटा 2010 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है लार ग्रंथियों से, अगन्याशय, जठर ग्रंथियों से, ये सभी। तो बेटा सी इज द राइट आंसर, जठर ग्रंथियों से। कह रहे हैं रेनिन का स्त्राव जठर ग्रंथियों से होता है। ये दुग्ध प्रोटीन कैसीन का पाचन करते हैं। तो बताओ रेनिन का स्त्राव कहाँ से होता है? जठर ग्रंथियों से। चलिए बेटा अगले देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं ऊर्जा की मुद्रा क्या है? 2018 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। डीएनए, आरएनए, एटीपी या क्लोरोफिल। तो बेटा एटीपी जो है वो ऊर्जा की मुद्रा है। कौन? एटीपी। तो एटीपी मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा है। ठीक है, चलिए
अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2013 में आया हुआ बेटा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्वसन में। क्या कह रहे हैं, हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है जो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का परिवहन करता है या फिर O2 का परिवहन करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। बेटा ये सभी प्रश्न आप देख रहे हैं लगातार किसी न किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें जिससे कोई भी प्रश्न बचे ना। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं। देखिए बेटा कितना अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं मानव हृदय में कक्षों अर्थात बेस्म की संख्या कितनी होती है। 2005, 2014, 2020 में आया हुआ बेटा प्रश्न है, ध्यान से देखें। ठीक है, कितनी होती है? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो बेटा 4 बेस्म होती हैं। मानव के हृदय में कक्षक या बेस्म कितने होते हैं? 4। चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं मनुष्य के हृदय में 4 बेस्म होते हैं अर्थात 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं कि फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है कहाँ से? 2013, 2018 का हुआ प्रश्न है। कह रहे हैं बाएं अलिंद से, दाएं अलिंद से, बाएं निलय से, दाएं निलय से। तो बेटा बाएं निलय से आता है। शुद्ध रुधिर फेफड़ों में कहाँ से आता है? बाएं निलय से। तो देखिए फेफड़ों में बाएं निलय से शुद्ध रुधिर दैहिक महाधमनी चाप के द्वारा आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बाएं निलय से। चलिए बेटा नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं रुधिर दाब मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? 2008 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। बैरोमीटर का, पोटोमीटर का, थर्मामीटर का या स्फिग्मोमैनोमीटर का। तो बेटा रुधिर दाब नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए बेटा कह रहे हैं रुधिर दाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखें बेटा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या प्रश्न है? कह रहे हैं शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। 2014 में आया हुआ प्रश्न बेटा। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। कौन ले जाती है शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में? ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, सिराएँ, महासिरा, दायां निलय या महाधमनी। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, महाधमनी। कौन ले जाती है? महाधमनी। महाधमनी शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे हैं पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ये 2004, 2012 में हुआ प्रश्न है। स्थानांतरण होता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए जाइलम के, फ्लोएम के, कैम्बियम के या ये सभी। तो आप सब जानते हैं फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। चलिए बच्चों अगले देखते हैं 22वें नंबर का अगला प्रश्न बेटा। कह रहे हैं शुद्ध रुधिर बहता है। 2008 में आया हुआ प्रश्न है। किस में बहता है बेटा शुद्ध रुधिर? तो ऑप्शन ए फुफ्फुस धमनी में। किसमें? फुफ्फुस धमनी में। ऑप्शन नंबर बी है बेटा पश्च महाशिरा में, सी है अग्र महाशिरा में, डी है फुफ्फुस शिरा में। तो बेटा फुफ्फुस शिरा में बहता है शुद्ध रुधिर। किस में बहता है मेरे प्यारे बच्चों? फुफ्फुस शिरा में। चलिए फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक इसी प्रकार फुफ्फुस शिरा के अतिरिक्त सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। क्या कह रहे हैं? फुफ्फुस शिरा के अतिरिक्त, यानी फुफ्फुस शिरा के अलावा सभी में अशुद्ध बहता है। इसका मतलब फुफ्फुस शिरा में कैसे बहता है? शुद्ध बहता है। बेटा एक एक प्रश्न आप चुन चुन के लगाए गए आए हुए, अच्छे से तैयार कर लें। पूरा पेपर आप छाप के आएंगे, मेरा वादा है। आपको बस मेरे साथ बने रहना है यूट्यूब पर, उसके बाद आप देखना। और हो सके तो बेटा आप कोचिंग भी आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, अभी कोचिंग में ऑफर भी चल रहा है, जल्द से जल्द कोचिंग लगवाएं और मेहनत से पढ़ाई करें। चलिए बेटा अगले देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। प्रश्न क्या है? यकृत संश्लेषित करता है। 2011 में आया प्रश्न क्या? शर्करा, रुधिर, यूरिया, प्रोटीन। तो बेटा यकृत जो संश्लेषित करता है वो है यूरिया।
क्या संश्लेषित करता है? यूरिया। चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर दे भी रखा है इसका स्टेटमेंट यानी डिटेल्स। कह रहे हैं यकृत यूरिया का संश्लेषण करता है। यह रुधिर में उपस्थित अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर समय समय पर उसे उत्सर्जित करता रहता है। कैसे चेंज करता है? अमोनिया को यूरिया में। कौन? यकृत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इतने प्रश्न थे ये बहुविकल्पीय। अब अपने देखते हैं अति लघु। देखो कह रहे हैं सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ये 2010-2007 में आया है, तो चलो देख लेते हैं किस प्रक्रिया द्वारा होता है। छोटे छोटे उत्तर हैं और कई कई वर्ष आए हैं। कह रहे हैं सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। तो सौर ऊर्जा मतलब सूरज की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में किस क्रिया द्वारा बदलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। इस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर खाद्य पदार्थ के रूप में संचित हो जाती है, यानी भोजन बनाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखें बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए। 2014 और 13 में आया है। अथवा करके बेटा एक और तरह से ये आ सकता है। कैसे आ सकता है? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ये 2016 में आया है। चलिए जानते हैं बेटा कैसे होगा ये। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर में कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण वह जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिक, कौन से बेटा? अकार्बनिक सरल यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाशीय ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में कितने चीज़ों की? पहली चीज़ कौन सी थी बेटा? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे जल, तीसरे सूर्य का प्रकाश और चौथा पर्णहरिम यानी हरे पत्ते की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज भी कहते हैं, रूप में बदल दिया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक सरल यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज के रूप में बदल देते हैं। तो एक प्यारी सी रिएक्शन देखें बेटा। यहाँ पर कौन है? CO2। कौन है बेटा? CO2। यहाँ H2O, ऊपर है सूर्य का प्रकाश, नीचे पर्णहरिम। देखो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, बनेगा क्या? C6H12O6 यानी ग्लूकोज, H2O यानी जल, O2 यानी ऑक्सीजन। तो क्या बना? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। बाकी रही यहाँ पर 6 क्यों लगे, यहाँ 6 क्यों लगे, यहाँ 12, यहाँ 6। तो ये रिएक्शन को क्या किया गया है? बैलेंस किया गया है। क्या किया गया है? बैलेंस। और इसके लिए आप सबको बहुत अच्छे से बैलेंस वाली आती है। ना आती है तो बेटा यूट्यूब से आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से समझाएगी वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं मानव में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। मानव में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्य 2016 में आया प्रश्न है। देखिए उत्तर। कह रहे हैं मानव में कार्य के आधार पर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला दांत कृंतक, ये भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। ये जो कार्य पूछे बेटा यही है। दूसरा रदनक, ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा है अग्रचर्वणक या चर्वणक। अग्रचर्वणक तथा चर्वणक दो ही हैं। ये भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करते हैं। देखो 1, 2, 3 और 4 दांत हो गए और सभी के अपने अपने कार्य हो गए। ठीक है, क्योंकि दांतों के प्रकार और कार्य पूछे तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगले देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए तथा उसके कार्य का वर्णन कीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए, उसके कार्य लिखिए। और अथवा करके है, ये देखो बेटा 2012-11 में आया प्रश्न है। क्या कह रहे हैं? पाचन में यकृत की भूमिका बताइए, क्योंकि यकृत ही तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो बात एक ही है। तो चलिए बेटा इसका आंसर को हम देख लेते हैं ध्यान से। देखो उत्तर में कह रहे हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी थी तो वो कौन हो गई? यकृत हो गई। अगले कह रहे हैं यकृत के कार्य निम्न हैं। पहला है बेटा पित्तरस का स्त्रावण करता है, बताया था ना। तो पहला कार्य क्या हो जाएगा? पित्तरस का स्त्रावण करता है। दूसरा क्या हो जाएगा? हेपैरिन नामक प्रतिस्कंदन कारक एवं रुधिर स्कंदन की महत्वपूर्ण प्रोटीनों का उत्पादन एवं स्त्रावण करता है। तीसरा क्या है? विभिन्न माध्यमों की सहायता से मानव शरीर की बसीय एवं
कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियमन करता है। और चौथा क्या है बेटा, पित्त, लवण एवं वर्णकों का उत्सर्जन करना। ये सब क्या है बेटा, यकृत के कार्य हैं। तो आप अच्छे से इसे याद कर लेंगे। चलिए बेटा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पित्तरस कहाँ बनता है? ये 2006 में आया प्रश्न है। कह रहे हैं पित्तरस यकृत की कोशिकाओं में बनता है। किसकी कोशिकाओं में? यकृत की। तथा यकृत के नीचे स्थित पित्ताशय नामक संरचना में संचित होता है। यकृत बनता है वो है, पित्तरस बनता है बेटा, वो बनता है यकृत में, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है? यकृत के नीचे एक पित्ताशय नामक होती है संरचना, उसमें जाके इकट्ठा होता है। तो पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में। और पित्तरस इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बेटा। क्रमाकुंचन, देखें अच्छा प्रश्न है बेटा, और आया हुआ भी प्रश्न है। ठीक है, कह रहे हैं क्रमाकुंचन से आप क्या समझते हैं? 2011 में आया। अथवा आहार नाल में होने वाली क्रमाकुंचन गति का क्या लाभ है? तो चलिए देखते हैं उत्तर में। कह रहे हैं क्रमाकुंचन गति स्वायत्त तंत्र के नियंत्रण में एक प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में होती है। यह पाचन क्रिया की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह पाचन क्रिया की महत्वपूर्ण क्रिया है जो भोजन को पाचन नलिका में सुगमता से चलाने हेतु आवश्यक होती है। तो क्रमाकुंचन क्या होता है? ये पाचन के लिए महत्वपूर्ण क्रिया है, और ये भोजन को पाचन नलिका में सुगमता से चलाने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। चलिए बेटा अगले देखते हैं। कह रहे हैं जैसे भोजन को ग्रास नली से पेट में ले जाने के लिए या पेट से भोजन को छोटी आंत में ले जाने के लिए तथा वहाँ फिर कोलन तथा अंत में गुदा तक ले जाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। किसकी? क्रमाकुंचन की। इस गति का निर्माण आहार नाल में उपस्थित पेशियों के कारण होता है। आहार नाल में उपस्थित जो पेशियाँ होती हैं उनके कारण होता है क्रमाकुंचन। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बेटा कितना प्यारा प्रश्न है। कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक होते हैं? कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक होते हैं? ये 2005, 2009, 2010 में आया प्रश्न है। उत्तर देखें। आमाशय के जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत के अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज तथा आंतरी रस में इरेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक होते हैं। बेटा अब ये एंजाइम के नाम है तो थोड़े से तो टफ होंगे ही ना, ध्यान से देखेंगे। क्या होता है बेटा? आमाशय के जठर रस में क्या होता है? पेप्सिन। ठीक है, छोटी आंत के अग्न्याशयी रस में क्या होता है? ट्रिप्सिन। और काइमोट्रिप्सिन, जिस सभी क्या होते हैं? आंतरीय रस में इरेप्सिन नामक प्रोटीन एंजाइम या पाचक में सहायक होते हैं। एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक होते हैं। तो ये अच्छा प्रश्न है बेटा, इसे याद कर लेना। अगला प्रश्न देखें बेटा, कितना अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं लार में कौन सा एंजाइम होता है और किसका पाचन करता है? 2019 में आया है। अथवा लार का मंड पर क्या प्रभाव पड़ता है? अथवा भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? देखें उत्तर। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह मंड का आंशिक पाचन करता है, अर्थात इस एंजाइम की उपस्थिति में मंड शर्करा में बदल जाता है। टाइलिन के कारण क्या होता है? जो मंड होता है वो किस में बदल जाता है? शर्करा में बदल जाता है। तो याद रखना बेटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बेटा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्वसन को परिभाषित कीजिए। 2015, 13, 12 में आया प्रश्न है। फिर है बेटा अथवा और किस प्रकार से प्रश्न है? श्वसन क्रिया को परिभाषित कीजिए तथा बताइए कि इस क्रिया में किस प्रकार एटीपी का स्थानांतरित होती है। किस प्रकार ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित होती है 2015 में। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या है इसका उत्तर, ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीकरण, और ऊर्जा होती है मुक्त। इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं में विभवीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। एटीपी अणुओं में विभवीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। ठीक है, तो एक रिएक्शन देखें। ये है भोज्य पदार्थ, ये है ऑक्सीजन, ऊपर एंजाइम, टेम्परेचर 25 से 45, ये मिलेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। चलिए बेटा, ये है श्वसन। अगले देखते हैं बेटा, अति लघु में प्रश्न है श्वसन तथा दहन में क्या अंतर है? 2019 और 2016 में आया हुआ प्रश्न है।
कह रहे हैं श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जबकि दहन एक अनियंत्रित रासायनिक क्रिया है। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया, जो याद रखना, कभी कभी पूछेंगे श्वसन कैसी प्रक्रिया है तो जैविक, और दहन कैसी है, रासायनिक। दहन कैसी है, रासायनिक। तो श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जबकि दहन एक अनियंत्रित रासायनिक क्रिया है। श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है जबकि दहन में अधिक ऊर्जा। श्वसन में कैसी ऊर्जा होती है, कम, और जबकि दहन में अत्यधिक ऊर्जा। यही अंतर है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य बताइए। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य बताइए। ये प्रश्न बेटा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणु में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का वहन करना है या ऑक्सीजन का परिवहन करना है। क्या करना है बेटा, परिवहन। तो हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणु में पाया जाता है और इसका कार्य ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं श्वसन क्रिया कोशिका के किस अंग में होती है। श्वसन क्रिया कोशिका के किस अंग में होती है, 2007 और 2005 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहे हैं श्वसन क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन क्रिया किस में होती है, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिकीय श्वसन को दो भागों में विभाजित किया गया है। कोशिकीय श्वसन को किस किस में बेटा, तो पहला है ग्लाइकोलाइसिस, यह क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। दूसरा है केप्स चक्र, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के आधार पर द्रव में संपन्न होती है। तो बेटा ये दोनों की दोनों ये प्रश्न काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, 2010 में आया हुआ प्रश्न है। तो कह रहे हैं कोशिकीय के भीतर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना तथा CO2 का बनना कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन कहलाता है। कोशिका के भीतर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना, CO2 का बनना कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन कहलाता है। कोशिकीय श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। तो कोशिकीय श्वसन किसमें होता है बेटा, सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये पसंद आता होगा, ठीक है। चलिए बेटा अगले देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं, इनमें सबसे बड़ा वेश्म कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा वेश्म कौन सा है। मेढक तथा मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं, मेढक और मनुष्य के हृदय में, 2010 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए बेटा इसका आंसर जानते हैं। देखिए प्रश्न एक एक छांट के लगाए हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें और बेटा वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, अपने दोस्तों को शेयर किया करें। कोई भी बच्चा रह नहीं जाए बेटा पढ़ने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार से सभी हमसे जुड़े, हम पढ़ाई पूरी कराएंगे, ये हमारा वादा है। कोई भी बच्चा बेटा रहना नहीं चाहिए पढ़ाई से, ठीक है। चलिए उत्तर है बच्चों, मानव हृदय में 4 वेश्म होते हैं। इसके आगे के चौड़े भाग को अलिंद तथा पीछे के भाग को निलय कहते हैं। अलिंद व निलय एक पट द्वारा दाएं व बाएं अलिंद व निलय में बटे होते हैं। बायां निलय सबसे बड़ा वेश्म होता है। मेढक के हृदय में 3 वेश्म, याद रखें, मेढक के हृदय में 3 वेश्म कौन कौन से, 2 अलिंद 1 निलय होता है, ठीक है। और मनुष्य के हृदय में 4। आपका जो पेपर इम्पोर्टेंट था उसमें क्या था कि मानव के हृदय में कितने हैं तो 4, मेढक के हृदय में कितने हैं तो 3। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, मूल दाब की परिभाषा दीजिए। ये प्रश्न बेटा 2012 में आया है। कह रहे हैं मूल दाब वह दाब है जो जड़ों की बलकुट कोशिकाओं के द्वारा पूर्ण स्फीत अवस्था में उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं में एकत्रित जल न केवल जाइलम में पहुंचता है बल्कि तने में भी कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। अब आप देख सकते हैं मूल दाब वह दाब है जो जड़ों की बलकुट कोशिकाओं द्वारा पूर्ण स्फीत अवस्था में उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं में एकत्रित जल
न केवल जाइलम में पहुंचता है बल्कि तने में भी कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। समस्थैतिकता किसे कहते हैं? 2009 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहे हैं शरीर के अंतः वातावरण के रासायनिक संगठन को, शरीर के अंतः वातावरण के रासायनिक संगठन को स्थिर एवं संतुलित बनाने की जैविक प्रक्रिया, फिर सुने, शरीर के अंतः वातावरण के रासायनिक संगठन को स्थिर एवं संतुलित बनाने की प्रक्रिया समस्थैतिकता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? संतुलित बनाने की जैविक प्रक्रिया समस्थैतिकता कहलाती है। ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे हमारे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसमें हमने शामिल किया था बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का टेस्ट 5 सितंबर को हैगा और इसके दीर्घ व लघु उत्तरीय प्रश्न की वीडियो नेक्स्ट मिलेगी आपको। तब तक के लिए इस वीडियो के सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।